डीएनए एक ऐसा मादा है जो जानदारों के अंदर पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हेरिडिटरी मटेरियल है। ये क्या करता है, ये विरासती मादा है, यानी कि इसके ज़रिए एक नस्ल से खसूसियात अगली नस्ल तक खसूसियात मुंतकिल होती हैं। ये विरासत वालिदैन के बच्चों में लेके जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल का नाम देते हैं। ये क्या करता है, एक सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जितने भी काम हो रहे होते हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं इट इज़ मेड अप फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। कितनी तरह के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए को बनाते हैं, 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए को मिलकर बनाते हैं। एक है डीऑक्सी, ठीक है ना, डीएनए मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना, इस तरह डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि 3 अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी कि एक फास्फेट का ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। अगर जब 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, देखें ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर क्या है, एडेनिन। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर क्या है, ग्वानिन। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर क्या है, साइटोसिन। और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर क्या है, थाइमीन। ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड अगर इकट्ठे हो जाएं लंबी चेन की सूरत में तो इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए का नाम देते हैं। हम इधर देखेंगे कि डीएनए में किस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं तो डीएनए बनता है। नेक्स्ट है लिंकेज, के जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अटैच किस तरह से होते हैं, उनके दरमियान लिंकेज कौन सी होती है, ठीक है ना। उनमें लिंकेज होती है फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, यानी कि इधर मैंने बनाया हुआ है कि देखें जब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, देखो एक ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये फास्फोरिक एसिड है। ये जब 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, चौथा न्यूक्लियोटाइड है। तो इनको आपस में जोड़ता कौन है, इनको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनको आपस में जोड़ता है। देखें हम कहते हैं कि ये वाला एक फास्फेट है, इसने इधर कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर इसने कार्बन 5 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 2 एस्टर बॉन्ड बनते हैं, एक इधर बॉन्ड बन रहा है, एक इधर बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए है इसमें जो लिंकेज है वो कौन सी पाई जाती है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज पाई जाती है। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर 3 अटैच हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। अगर 4 अटैच हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ ज़्यादा मकदार के अंदर भी अगर न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पोली न्यूक्लियोटाइड चेन का नाम देते हैं। एक लंबी चेन बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, पोली न्यूक्लियोटाइड चेन का नाम देते हैं। तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी है, वो कौन सी एग्जाम्पल दी है, NAD की। तो ये वाला जो कोएंजाइम है ये कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, डाई न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इरविन चारगाफ था। मुख्तलिफ जानदारों में जो रेशो थी वो किसने दी थी, कि इरविन चारगाफ ने 1951 में। मैंने ये ह्यूमन में लिखी है कि इनमें एडेनिन इंसान के एक सेल्स के अंदर अगर देखते हैं तो अगर ये एडेनिन 3.9 है तो इससे ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर थाइमीन होती है 29.4। अगर साइटोसिन 19.8 है तो ग्वानिन 19.9 है, यानी इन दोनों की मकदारें बराबर, इन दोनों की मकदारें बराबर ये ज़ाहिर करती हैं। डीएनए में एडेनिन का बॉन्ड थाइमिन के साथ बनेगा और साइटोसिन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ग्वानिन के साथ बनेगा। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट साइंसदान आ जाते हैं मोराइस विल्कन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। जो रोजालिन फ्रैंकलिन है या विल्कन है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक्सरेज की मदद से डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, साखर देखा और डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए का डायामीटर कितना है, डीएनए किस तरह से बना हुआ है। तो इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए का जो डायामीटर है, यानी हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डीएनए का डायामीटर है वो कितना है, 2 नैनोमीटर है।
ठीक है। बाकी इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। इनकी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए किसने, जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया, डीएनए का एक मॉडल पेश किया। डीएनए का जो उन्होंने मॉडल पेश किया, जो आजकल भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था, उसने कौन सा मॉडल, उन्होंने जो मॉडल दिया उसका नाम क्या था, स्केल मॉडल। और स्केल मॉडल के अंदर उन्होंने क्या बताया था कि डीएनए जो है वो डबल हीलिक्स है। डबल हीलिक्स का मीन क्या है कि डीएनए है, देखें एक इसका स्ट्रैंड ये जा रहा है तो दूसरा इसका स्ट्रैंड ये जा रहा है, इनकी आपस में कॉइलिंग हुई है, बाल खाए हुए हैं और एक हीलिक्स शेप स्प्रिंग साखत बनती है। इन्होंने ये डीएनए का मॉडल पेश किया। नेक्स्ट हम आते हैं डायमीटर। मैंने आपको बता दिया कि डीएनए का जो डायमीटर है वो कितना होता है, 2 नैनोमीटर होता है। और ये भी इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ईच टर्न के अंदर वो कितने होते हैं, 34 आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना, 34 आर्मस्ट्रांग जो है, ठीक है ना, ये इसका इतना इसके एक टर्न का लेंथ होती है, समझे, लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद ये भी बताया गया कि इसके ईच टर्न के अंदर न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। जिसका जैसा कि मैंने ये देखो बनाए हुए हैं कि इसका जो एक टर्न है इसके अंदर कितनी बेस पेयर्स हैं, 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। एक टर्न के अंदर अगर इधर 10 पेयर हैं तो इधर 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, इधर भी 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो टोटल 10 पेयर बनते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान बॉन्डिंग पाई जाती है। अगर हम फासला निकालना चाहते हैं कि 2 बेस पेयर का दरमियानी फासला कितना है, तो क्योंकि ये एक टर्न के अंदर 10 पाई जाती हैं, पूरे टर्न का फासला 34 आर्मस्ट्रांग है, तो 2 बेसिस का जो दरमियानी फासला कितना होगा, 3.4 आर्मस्ट्रांग होगा। आप इसको 10 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। तो ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। आखिर में ये भी बताया गया है कि देखें ये जो डीएनए है मुख्तलिफ जानदारों के अंदर इसकी जो तादाद है वो फिक्स होती है, कम या ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। तो हमारे जिस्म के अंदर, जानदार के जिस्म के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, ठीक है ना। सोमैटिक सेल्स किनको कहते हैं, जो जिस्म के बॉडी के आम सेल्स होते हैं इनको सोमैटिक सेल्स का नाम देते हैं। और जो जर्म सेल्स होते हैं ये कौन से होते हैं, एग और स्पर्म को हम क्या कहते हैं, जर्म सेल का नाम देते हैं। और ये वाले जो जर्म सेल्स हैं इनके अंदर डीएनए की जो तादाद होती है वो क्या होती है, हाफ होती है, परसेंटेज हाफ होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर सोमैटिक सेल्स के अंदर, ठीक है ना, 100% डीएनए है तो एग और स्पर्म के अंदर कितना होगा, 50% होगा, ठीक है ना। अगर इसके अंदर क्रोमोसोम 46 है, अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करते हैं, सोमैटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 है, ठीक है ना, तो उसके अंदर डीएनए ज़्यादा होगा। जब हम एग और स्पर्म की बात करेंगे तो इनके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 होंगे, इसके अंदर भी क्या होंगे, 23 होंगे। तो एग और स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम की तादाद भी हाफ होगी और इनके अंदर डीएनए की मकदार भी क्या होगी, हाफ होगी, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं हर जानदार के सेल्स के अंदर डीएनए की तादाद क्या होती है, फिक्स होती है, ज़्यादा या कम मकदार में नहीं होती। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये वाले जो डीएनए बनता है ये किस तरह से बनता है, ठीक है ना। ये मैंने देखा बनाया हुआ है, ये पेंटो शुगर, ये पेंटो शुगर, पेंटो शुगर, पेंटो शुगर, एक तरफ की पेंटो शुगर है, इसके साथ कार्बन बॉन्ड के साथ देखें नाइट्रोजनस बेस थाइमीन अटैच है, इस कार्बन के साथ एडेनिन अटैच है, इसके साथ साइटोसिन अटैच है, इसके साथ गवानीन अटैच है, ठीक। कार्बन बॉन्ड के साथ सारी नाइट्रोजन बेस अटैच होती हैं और इधर जो कार्बन 5 कार्बन 3 के साथ फास्फेट के ग्रुप अटैच होते हैं। तो देखो मैंने इधर फास्फेट का ग्रुप बनाया है, एस्टर बॉन्ड किस तरह से बनता है, इधर से OH, इधर से H आता है और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है ना, तो इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है और सिर्फ दरमियान में क्या रह जाता है, ऑक्सीजन रह जाता है और एक एस्टर बॉन्ड बन जाता है। इन दी सेम इसी तरह इधर से क्या आता है, OH और इधर से क्या आता है, H, यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल एक रिमूव हो जाता है और एस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। इसी तरह
इधर से भी क्या होता है, इधर से H निकलता है, इधर से OH निकलता है, और जहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो यहाँ भी एक एस्टर बॉन्ड बनता है। इसी तरह सभी न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में एस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ 2 एस्टर बॉन्ड बने, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरह बाकी भी न्यूक्लियोटाइड आपस में इसी तरह एस्टर बॉन्ड की वजह से आपस में अटैच हो जाते हैं। इसी तरह इधर भी देखें, ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है और ये शुगर है, इसके साथ फास्फेट के ग्रुप अटैच होते हैं, फास्फेट कार्बन 5 के साथ, इधर कार्बन 3 के साथ, इधर कार्बन फास्फेट कार्बन 5 के साथ, इधर कार्बन 3 के साथ, इधर 5 के साथ, इधर 3 के साथ, इस तरह से बॉन्ड बना के आपस में अटैच होते हैं। और हमेशा क्या होता है, थाइमीन के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, एडेनिन, और एडेनिन के साथ बॉन्ड कौन बनाता है, थाइमीन। साइटोसिन के साथ गवानीन के साथ क्या बॉन्ड बनता है, साइटोसिन बॉन्ड बनाता है। और इनके जो बॉन्डिंग बनती है, ये कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इनके दरमियान। ये याद रखना है कि साइटोसिन और गवानीन के दरमियान में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और एडेनिन और गवानीन के दरमियान में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि अंजुमन तलबा, AT मीन अंजुमन तलबा, और GC गवर्नमेंट कॉलेज। अब इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि AT के साथ बॉन्ड बनाता है और GC के साथ बॉन्ड बनाता है। इनके दरमियान में हमेशा कितने बॉन्ड बनते हैं, इनके दरमियान में हमेशा 2 बॉन्ड बनते हैं। इनके दरमियान में हमेशा कितने बॉन्ड बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये अगर कार्बन 5 है तो इधर कार्बन 3 है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेंज में अरेंजमेंट बनती है वो 5 से 3 की तरफ बनती है। इसी तरह ये भी चेंज बनती है, इसमें भी 5 से 3 की तरफ अरेंजमेंट बनती है। ठीक है, तो दोनों चेन देखें इस तरह है। अगर ये एक चेन है तो दूसरी चेन इस तरह है। इसकी न्यूक्लियोटाइड अगर इधर है तो इसकी न्यूक्लियोटाइड इधर है। ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकती, ये आपस में बॉन्ड नहीं बना सकती। ये बॉन्ड कब बनाएंगी कि देखें, ये वाली जो है न्यूक्लियोटाइड ये इस तरफ है, इसके इस तरफ है। ये बॉन्ड किस तरह बनाएंगे, उसी वक्त बनाएंगे जब ये वाली जो चेन है ये इस तरह से कॉइल होकर आएगी। ये रोटेट करती है। देखें इसकी डायरेक्शन 5 to 3, इसकी डायरेक्शन 5 to 3 है। लेकिन जब देखें ये वाली जो चेन है ये इस तरह कॉइल करेगी, इस तरह रोटेट करेगी, तो देखें इसके 3 पॉइंट ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो साथ साथ ये वाली न्यूक्लियोटाइड की चेन्स हैं जो पहले इस तरफ थी, अब देखिए ऊपर गई हैं, अब इनके सामने आ गई। इस तरह से आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं। अगर एक होती है 5 to 3 तो दूसरी होती है 3 to 5। तो देखें इधर देखें, ये वाली अगर हम कहते हैं ये चेंज हो गई हैं, इनके दरमियान बॉन्ड बन गए हैं, तो ये थी 5 to 3, तो ये क्या बन गया, अब 3 to 5 बन गया। तो देखें अगर एक की डायरेक्शन ये है तो दूसरी की डायरेक्शन है ये है, तो जो दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल पाई जाती हैं। इस तरह जो वासनोडकिक था उन्होंने डीएनए का स्केल मॉडल पेश किया कि दोनों जो चेन्स होती हैं आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। अगर एक डायरेक्शन 5 to 3 है तो दूसरी 3 to 5 होती है और इनके दरमियान बॉन्डिंग बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है ना, ए और टी के दरमियान डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। जब ये बॉन्ड बन जाते हैं उसके बाद इनमें क्या हो जाती है, क्वाइलिंग हो जाती है।